जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट की शुरुआत हो गई है। डेवलपमेंट वो वाली डेवलपमेंट नहीं, यानी कि बयानों की डेवलपमेंट शुरू हो गई है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ओवैसी प्लस कबीर, यानी कि ममता के लिए खतरा। ममता के लिए खतरा क्यों है, ये समझने के लिए हमारे साथ चंदन जी मौजूद हैं। सर, ममता के लिए पश्चिम बंगाल का ये जो रण है वो क्यों खतरा बन रहा है, और खतरे में ओवैसी और हुमायूं कबीर दोनों की एंट्री हो गई है, तो क्यों ममता बनर्जी इनको बी टीम बोलती हैं? दीपक, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। हम ज़्यादा फ्लैशबैक में नहीं जाएंगे। हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। हम बात कर रहे हैं कि जो कि पिछले साल ही कंप्लीट हुआ। एनडीए और महागठबंधन के बीच ज़बरदस्त कांटे की टक्कर थी। सब कुछ लग रहा था बहुत ही कड़ा मुकाबला होने वाला है। हाँ। लेकिन जैसे ही बीच में ओवैसी कूदे, वहाँ से समीकरण बदलना शुरू हो गया। अब ओवैसी बीच में जब कूदे तो वहाँ नुकसान ज़्यादातर एनडीए को नहीं हुआ, बल्कि फ़ायदा हुआ। और नुकसान किसको हुआ? महागठबंधन को हुआ। अब कैसे? जैसे उनमें सबसे बड़ी एक सीट की मैं बात करूँ तो एक बलरामपुर सीट है। बलरामपुर सबसे निर्णायक सीट साबित हुई है। वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला चला। एनडीए कैंडिडेट थी संगीता देवी, एआईएमआईएम से जो कैंडिडेट थे वो मोहम्मद आदिल हसन थे, और महबूब आलम जो थे वो आपको महागठबंधन से थे। ये इसलिए महत्वपूर्ण सीट मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि यहाँ पर जो एनडीए की कैंडिडेट की जो जीत हुई वो सिर्फ 389 वोट है, यानी 389 वोट से सिर्फ जीती। अब समझने की बात है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। जीत तो जीत होती है, बट इंपॉर्टेंट क्यों है कि क्यों यहाँ पर ये माना जाता है कि ओवैसी की वजह से यहाँ पर एनडीए की जीत हुई। क्योंकि जो एनडीए की कैंडिडेट संगीता देवी थी उन्हें अराउंड 80,459 वोट मिले। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। जो ओवैसी का कैंडिडेट था, ओवैसी के कैंडिडेट को मिले 80,070 वोट। यही दोनों जो डिफरेंस था 389 वोट। अब इसमें जो तीसरा जो कैंडिडेट था वो महागठबंधन का महबूब आलम, उनको मिले 79,141 वोट। आप अगर ओवैसी की पार्टी और महागठबंधन की जो उम्मीदवार थे उनको अगर आप कंबाइंड करें तो वो वोट बहुत ज़्यादा हो जाते। अगर वहाँ पर महागठबंधन अकेले लड़ती चुनाव और ओवैसी नहीं होते तो वहाँ पर एनडीए की जीत नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा अंतर था। ऐसे ही एक और सीट है कसबा। कसबा में भी आपको महागठबंधन और ओवैसी के बीच में जो वोट का बंटवारा हो गया उसका सीधे फायदा एनडीए को मिला, जिसमें वहां पर नीतीश कुमार सिंह उनकी जो जीत हुई थी। एक और ऐसी सीट है प्राणपुर, वहां पर भी सेम खेला हुआ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों उनको बीजेपी की टीम बी मानती है ममता, क्योंकि वो बिहार विधानसभा चुनाव में देखने में आया कि ओवैसी की एंट्री के बाद वोटों का जो बंटवारा है ना वो हो गया। एक विशेष समुदाय के लिए आते हैं ओवैसी, उनको पता है कि विशेष समुदाय का वोट उनको मिलना है। और महागठबंधन की भी बहुत बड़ी ताकत वही विशेष समुदाय थे जिनके दम पर वो कह रही थी कि हमको बम्पर वोट मिलने हैं। ओवैसी की एंट्री से उनके वोट कट गए। जब ये सारी सीटों का जब नतीजा आया उसके बाद से ये सब कुछ होने लगा और विपक्षी पार्टियां भी कहने लगी कि जो ओवैसी हैं वो तो टीम बी है भाजपा के, और यही नतीजा आपको जो बंगाल में देखने को मिल रहा है या मिल सकता है। इसीलिए ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा घबराई हुई। जैसे आपने देखा कल ही इस गठबंधन की घोषणा हुई है ओवैसी और कबीर के बीच में, और दोनों ने, और कबीर ने तो ओवैसी को बड़ा भाई तक कह दिया। और ये कह दिया 182 सीट पे हम लड़ने वाले हैं। तो अब सोचिए कि वहां पर अगर यही स्थिति बिहार वाली होगी तो लाजमी है ममता बनर्जी की डर तो लाजमी है सामने आनी है। तो मतलब दो भाईजान मिलकर के ममता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। अगर पिछला इतिहास आप देखें तो उसमें कोई दो राय नहीं, और यही खतरा का एक बहुत बड़ा सिंबल है यहाँ पर। चलिए व्यूअर्स को बता देते हैं कि हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी के बीच तनातनी क्यों हुई। बिल्कुल, थोड़ा सा ये बताते हैं कि हुमायूं कबीर बीजेपी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि चुनाव हार गए थे, टीएमसी के साथ रहे और ममता बनर्जी के बहुत क्लोज थे। हुमायूं कबीर जो है, हुमायूं कबीर ने तथाकथित बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने की बात की। जब उन्होंने इस तरह की बात की तो ममता बनर्जी को साफ तौर पर समझ में आया कि ये तो गड़बड़ा जाएगा इस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चुनावी समीकरण बदलने की वहां से शुरुआत हुई। ममता बनर्जी ने सर एक डिप्लोमेटिक आंसर दिया। उन्होंने कहा कि धार्मिक इमारत बनाने से पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिस नाम का बात की, यानी कि बाबरी मस्जिद, जिस पे कोर्ट भी फैसला सुना चुका है, उस मस्जिद को बनाने के लिए वो उनकी सहमति नहीं थी। बिल्कुल, इसीलिए अब ये बागी विधायक के तौर पर काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स हुई? उसके बाद डेवलपमेंट्स ये हुई कि इन्होंने चंदा भी इकट्ठा करा, और चंदा कितना इकट्ठा किया? 3.5 करोड़। अब 3.5 करोड़ अगर चंदा इकट्ठा हो रहा है तो यानी कि बहुत बड़ी तादाद में लोग हुमायूं कबीर के समर्थन में हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और वो सबने देखा कि वो न्यूज़ चैनल्स पर जैसे वो विजुअल्स आए, वो पिक्चर्स आई कि लोग ईंट पत्थर लेकर के जाने लगे, और उन्होंने कहा, और तारीख भी वही चुनी, 6 दिसंबर। तो सारा विवाद जो था ना, सारा विवाद यहाँ से शुरू हुआ।
जिसके बाद हुमायूं कबीर ने अपनी एक पार्टी बनाई बिल्कुल। और उन्होंने ऐलान किया कि मैं 180 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। दीपक, ये छोटा मोटा ये गठबंधन नहीं है, हम्म, ये मौजूदा सरकार को हिला देने वाला गठबंधन है। हम्म। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें ये जो कल गठबंधन हुआ है, उन्होंने कहा 182 सीट पर हमारे उम्मीदवार उतरेंगे। गठबंधन का 182 सीट अगर उम्मीदवार उतर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 182 सीट पर वोट कटेंगे। वोट कटना लाजमी है। तो इससे घबराहट भाजपा को क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है जो वोट कट रहे हैं वो भाजपा के वोट नहीं है। वो वोट कटने वाले हैं जिसको टीएमसी अपना सबसे बड़ा ताकत मानती है, और ये मान के चलती है ये वोट हमारा है। हाँ, ये हमारे से टिकेगा नहीं। लेकिन ओवैसी और हुमायूं कबीर की जब जोड़ी जब मैदान में कूद रही है या कूद चुकी है तो कटना ही है, वो तो वोट कटेगा ही। तो मतलब जिस तरह से सर कल हम बात कर रहे थे कि नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल की, तो नॉर्थ बंगाल जो है वो तो एक तरह से बीजेपी के फेवर में जाता है, और ये जिस जगह से आते हैं हुमायूं कबीर वो साउथ बंगाल की सीटें होती है, यानी कि मुर्शिदाबाद, मालदा। बिल्कुल। तो उन जगह पर जो वोट था वो पहले टीएमसी की तरफ जाता था, बिल्कुल। अब टीएमसी की तरफ वो वोट जाता था, तो अब वो बट गया दो जगह, बढ़ सकता है। बिल्कुल। टीएमसी और हुमायूं कबीर और बिल्कुल, ओवैसी की बिल्कुल, पार्टी, बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों के बीच में। बिल्कुल। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि हर जगह योगी आदित्यनाथ को ले आते हैं, तो सर बिल्कुल। इनकी एंट्री इसलिए है, ये लॉजिकल पॉइंट है, हाँ। क्योंकि ये शुभेंदु अधिकारी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया कि अगर बंगाल में सरकार बनती है तो योगी मॉडल लागू किया जाएगा। योगी मॉडल लागू किया जाएगा से मतलब क्या? जैसा कि हमने कल अपनी वीडियो में बात किया कि लॉ एंड ऑर्डर एक सबसे बड़ी चुनौती है बिल्कुल पश्चिम बंगाल में। तो कुल मिला के ये जो मामला है ना, ये वापस से घूमने लगा है इर्द गिर्द बाबरी मस्जिद और हिंदू मुसलमान, वो डेवलपमेंट, इसलिए मैंने कहा कि डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बयानों में। बिल्कुल। अब एक चीज हम आपसे समझना चाहते हैं कि अब पश्चिम बंगाल में इस जो गठबंधन हुआ है, इसका कहाँ डेंट हो सकता है? देखिए, आपको मैं सबसे पहले आंकड़ों से समझाने की कोशिश करता हूँ जो फैक्चुअल हैं आपको। अगर मैं पूरी बंगाल की बात करूँ तो पूरे बंगाल में 27 से 30% जो है वो आबादी मुस्लिमों की है। ठीक है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। 27 से 30% का वोट बैंक जो है, इसमें कम से कम 100 से 120 जो सीट है ना, उन सीटों पर इनका प्रभाव सीधा से आधा है। तो 100 से 120 जो सीट है वो छोटी संख्या नहीं है। आप अगर देखें तो भूमिका में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है इन चीज़ों की। और ये 47 से 50 सीट तो ऐसी हैं जहाँ पर तो मुस्लिमों की बहुलता है, उनकी मेजोरिटी है, वो सीधे निर्णायक बनते हैं कैंडिडेट को जीत दिलाने में। 78 सीट तो सिर्फ ऐसी है बंगाल में, 78 जो सीट्स हैं उसमें 20 से 50% जो है वो मुस्लिमों की वोट संख्या है। तो आप इनको आप छोटा मोटा नहीं कह सकते आप। अब हम बात करते हैं ज़्यादा वो जिले जहाँ पर मुस्लिम जो हैं वो निर्णायक भूमिका में आते हैं। अब सबसे बड़ा जिला जो मैं बात करूँ, मुर्शिदाबाद में ऑलमोस्ट 66% मुस्लिम आबादी है। वहीं पर सर बाबरी मस्जिद बनाने की बात चल रही है। जी, मैं वही कह रहा हूँ, 66% जो है मुर्शिदाबाद में जो है मुस्लिम आबादी है, और वहाँ पर 22 विधानसभा सीट है। तो आप समझ सकते हैं जहाँ पर 66% मुस्लिम आबादी है और 22 सीट, और वहाँ पर टीएमसी और वर्सेस ओवैसी कबीर, तो वोट तो कटेंगे ही, वोट तो बटेंगे ही, क्योंकि वो वोट तो बीजेपी को वैसे भी नहीं जा रही थी, वो तो टीएमसी को अपना मान के चल रही थी, लेकिन ओवैसी के आने के बाद तो कटेंगे। ऐसे ही मालदा जो दूसरा ऐसा बड़ा जिला है, वहाँ ऑलमोस्ट 51% जो है मुस्लिम आबादी है, और मालदा में करीब 12 सीट है। ठीक है, वैसे ही उत्तर जो दीजनापुर है, ये 3 मैं जिले की बात कर रहा हूँ, उत्तर दीजनापुर की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ ऑलमोस्ट 50% मुस्लिम आबादी है। तो ये जो 3 सबसे बड़े जिले हैं जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या 50% से ज़्यादा है, तो 50% से ज़्यादा है यानी वो निर्णायक भूमिका में है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ममता को डेट पहुंचा सकते हैं, और इसीलिए क्योंकि ममता पहले घबराई है, क्योंकि उन्होंने बिहार में देख लिया है ओवैसी की एंट्री से क्या हो रखा है, महागठबंधन को कितना नुकसान हुआ, क्योंकि उसका सीधा फायदा एनडीए को हुआ, तीसरी पार्टी को हो जाती है फायदा, होती है। दक्षिण 24 परगना की बात करूं मैं, यहाँ पर आपको 31 विधानसभा सीटें हैं और मुस्लिम आबादी 36% है। उत्तर 24 परगना में 26% मुस्लिम आबादी है, यहाँ पर कितने 33 विधानसभा सीटें हैं। बीरभूम की बात करूं 37% मुस्लिम आबादी है, 11 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। अगर इन सबको हम मिला के देखें तो एक बहुत बड़ी संख्या और बहुत बड़ा सीट, ऑलमोस्ट 100 सीटों की मैं बात करूं तो वहां पर सीधे असर डाल सकते हैं, तो टीएमसी को डेंट यहाँ पहुंच सकता है। दीपक, इसीलिए 182 सीटों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और आपने बात की कि अगर इन इलाकों में अगर वोट बटेंगे तो फिर इनके डिवाइड होंगे, तो वो फायदा सीधा बीजेपी को पहुंच सकता है। बिल्कुल। आपको मैंने आपको जैसे बिहार का एग्जांपल मैंने आपको दिया, बलरामपुर का दिया। 382 सीटों के जो अंतर 389 वोट का अंतर था सिर्फ,
389 वोट अगर वहां पर ओवैसी नहीं होते तो महागठबंधन की एक सीट तो पक्की थी वहां पर। बट चूंकि इस चक्कर में क्योंकि महागठबंधन ओवैसी की पार्टी में बढ़ गए, वोट बढ़ गए, तो फायदा सीधे एनडीए को हुआ। तो यही समीकरण जो है ममता इससे घबराई हुई है कि ऐसा ना हो कि जो गेम ओवैसी ने बिहार में किया, अगर वो गेम पश्चिम बंगाल में चल जाता है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा एनडीए को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा। और अगर बीजेपी को फायदा मिला तो इनकी सीटें बढ़ेंगी, उनकी सीटें गिरेंगी, तो सरकार जाने का भी खतरा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि वो बार बार उन क्षेत्रों में जब जा रही हैं, उनके कार्यकर्ता जा रहे हैं मुस्लिम आबादी के, वहाँ पर उनको वो भरमाने की कोशिश कर रही हैं। बार बार ये कह रही हैं कि ये आपका वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है, ठीक है, आपको वो यहाँ के नागरिक नहीं बता रहे हैं, आपके खिलाफ साजिश हो रही है, आपको देश से बाहर करने की तैयारी हो रही है। तो वो और जो भी ये योजनाएं हैं वो आपको नहीं मिलने वाली है। तो वो भाजपा को कुल मिला के एक नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश कर रही है इन आबादी में, जहां पर उनको लग रहा है कि ओवैसी की पार्टी से उनको नुकसान हो सकता है, वो सीधे से कह रही है कि भरोसा आप किसी पे मत करो, आपकी रखवाला अगर कोई है तो मैं हूँ। ममता बनर्जी खुद को कह रही है कि मैं यानी टीएमसी में खुद आपका रखवाला हूँ, क्योंकि आपका भला मैं ही कर सकता हूँ, बीजेपी आपका भला कभी नहीं कर सकती। और कोई दूसरी पार्टी जो कि हैदराबाद की पार्टी आए यहाँ पर आए और हैदराबाद की पार्टी आके यहाँ पर आपका भला करेगी, ऐसा आप सोचना भी नहीं। क्योंकि हमेशा वो अपने पूरे चुनावी कैंपेन में एक बात पे जोर दे रही है बार बार, लोकल 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 का मुद्दा उनका हर चुनाव में रहता है कि भैया बाहरी पे यकीन मत करो, लोकल पे आप यकीन करो। इसीलिए वो बार बार वो इस कैंपेन पे यूज कर रही है। लोकल वर्सेस बाहरी का मुद्दा है। और दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी हमेशा क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मुसलमानों का वोट तो लिया लेकिन उनको कुछ दिया नहीं। अब जैसे आपने फ्लैशबैक में जाके बिहार और तमाम जगह की बातें बताई, हमेशा ओवैसी का एक ही बयान रहता है। ओवैसी हमेशा एक ही चीज को कहते हैं कि इन्होंने वोट लिया, आपको कुछ दिया नहीं। वो कहते हैं ना, जिसकी जितनी भागीदारी बिल्कुल उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ओवैसी के यही बयान रहते हैं और ओवैसी मिल करके साधने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को एक तरह से बताया जाए कि दीदी जो है वो उनकी रहनुमा नहीं है, बिल्कुल दीदी उनको वोट नहीं मिलेगी। एक चीज और मैं लाइटर नोट पे आपसे समझना चाहता हूँ कि बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल ये नारा तो बीजेपी का था। बिल्कुल, क्या इस चुनाव में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी को यह नारा लेना चाहिए कि मुसलमानों को कहेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे? देखिए, मैं पिछले एनालिसिस में भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि ममता बनर्जी जो है अपना पूरा जो चुनावी कैंपेन है वो पूरा चुनावी कैंपेन कहीं ना कहीं बीजेपी कैंपेन से प्रभावित है। मैंने आपको बताया था, जैसे महिलाओं पर हाँ। पूरा फोकस उन्होंने किया है, महिलाओं के उत्थान की बात करिए, योजनाएं भी महिलाओं को लेकर है। तो ये जो बटोगे तो कटोगे, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाका है उनको वहाँ बीजेपी से खतरा नहीं है ऐसा वो मान के चलिए, लेकिन ओवैसी के आने के बाद खतरा हो कि तो वो समझाने की कोशिश करिए, भाई देखो हैदराबाद का आदमी आपका भला नहीं करेगा, भला मैं ही करूंगी, बटना नहीं है, और मैंने शुरू से आपका भला करते रही हूँ। तो वो उसकी दुहाई दे रही हैं, याद करा रही हैं, और वो कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें, भाई बटना नहीं है, वोट आपको मुझे ही देना है। तो मतलब बीजेपी बैकिंग एक तरह से करेगी साउथ बंगाल में। अगर बीजेपी तो अपने नैरेटिव के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, उनके पास तो बड़े बड़े मुद्दे हैं, एनआरसी, एसआईआर, लॉ एंड ऑर्डर, ये 3 बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं उनके पास। और उनको निचले स्तर पर अगर कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है तो वो इस गठबंधन के साथ मिल रहा है। बिल्कुल, ये गठबंधन अगर वोट काटेगा तो वो सीधा सीधा टीएमसी के वोट काटेगा। बिल्कुल, और बीजेपी से बहुत खुश है। बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि बीजेपी ऐसा कई एग्जांपल देख चुकी है। तो बीजेपी को पता है, बीजेपी चाहती है कि आप 182 की आप तो सारी सीटों पे उतारो, सारी सीटों पे, क्योंकि उसको पता है कि ओवैसी कभी भी बीजेपी का वोट बैंक नहीं काटने वाले। वो जब भी काटेंगे तो जो उन पे डिपेंडेंट है, जाहिर सी बात है टीएमसी के। मैंने आपको जिन जिलों के नाम बताया, आपको ये ऑलमोस्ट 100 जिले ऐसे हैं जहां पर आपकी संख्या बहुत ज्यादा है, और वहां पर वोट अगर कटे तो एनडीए को फायदा होने के काफी चांसेस है। तो ये नंबर जो है, चंदन सर ने जो नंबर बताया आपको, नंबर छोटा नहीं है। 100 सीटें चुनावों में बहुत मायने रखती हैं, बहुत मायने रखता है। तो अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी, यानी कि एमआईएम की पतंग का मांझा हुमायूं कबीर के हाथ में होगा या फिर ममता बनर्जी उस मांझे को काट देंगी। बिल्कुल।